आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के सबसे बड़े एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट्स के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के वोक्सवैगन पर लगाए 1.4 बिलियन डॉलर फाइन को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है वेडनेसडे 5 फरवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। आज की पहली स्टोरी में हम इंडिया के सबसे बड़े एफएमसीजी कंपनीज हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मारिको, नेस्ले इंडिया और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डीकोड करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर हमारे इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फूड और बेवरेजेस से लेकर पर्सनल केयर तक ये वो प्रोडक्ट्स है जो हम रोजाना खरीदते हैं। ये सेक्टर वॉल्यूम गेम पे चलता है। कंपनीज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना के उन्हें एफिशिएंटली बेचकर पैसा कमाती है। इन कंपनीज के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहां कंपनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना के कॉस्ट कम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ताकि प्रोडक्ट ज्यादा जगहों तक पहुंच सके। और ब्रांड रिकग्निशन, जिससे कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट हो। प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के अलावा मार्जिन्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की एफिशिएंसी भी की मेट्रिक्स होते हैं जो इस सेक्टर में देखे जाने चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर को डिफेंसिव सेक्टर बोला जाता है क्योंकि ये जब इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ते हैं ये तब भी स्टेबल रहते हैं। जब इकोनॉमी स्लो होती है तब भी लोग एसेंशियल गुड्स जैसे कि फूड, बेवरेजेस और टॉयलेटरीज खरीदते ही हैं। पर एक गौर करने की बात भी है। अर्बन मार्केट्स मैच्योर हो चुके हैं जहां ग्रोथ स्लो है। वहीं रूरल इंडिया अभी भी ग्रो कर रहा है, जहां राइजिंग इनकम्स और बदलते कंजम्पशन पैटर्न से डिमांड बढ़ रही है। इस वजह से एफएमसीजी सेक्टर का एवरेज ग्रोथ रेट हिस्टोरिकली 7 to 9% के बीच रहा है। अब चलिए इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि इस सेक्टर में क्या चल रहा है। अर्बन एरियाज में कंजम्पशन स्लो है, पर रूरल डिमांड ने इस स्लोडाउन को कुछ हद तक बैलेंस किया है। Q3 FY25 में रूरल कंजम्पशन ने लगातार 4 क्वार्टर्स तक अर्बन ग्रोथ को बीट किया है। रॉ मटेरियल प्राइसेस जैसे कि टी, कॉफी और पाम ऑयल महंगे हो गए हैं, जो मार्जिन्स पे प्रेशर डाल रहे हैं। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल किराना बेस्ड मॉडल्स को चैलेंज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कंपनीज के रिजल्ट्स क्या कहते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर या एचयूएल की बात करें तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 1.4% बढ़ा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.6% गिर गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% गिर गए। कंपनी के ग्रोस मार्जिन्स 83 बीपीएस गिर गए बढ़ते कॉस्ट की वजह से, लेकिन एड स्पेंड्स कम करके इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल रखा। डाबर का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 3.1% बढ़ा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 10.8% से बढ़ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर 1.5% बढ़ा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23.5% बढ़ गया। ग्रोस मार्जिन 55 बीपीएस गिरा, पर ऑपरेटिंग मार्जिन 19 to 20% के रेंज में स्टेबल था कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के कारण। नेस्ले इंडिया के नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर 3.9% बढ़े, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.2% कम हो गए। कंपनी का ग्रोस मार्जिन ईयर ऑन ईयर 2.2% गिर गया कोको, कॉफी और ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से। एबिटा मार्जिन भी 1.05% गिरा। मारिको के ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स 12.5% बढ़े और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.1% बढ़े। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर 4% बढ़ा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.2% बढ़ा। नेस्ले का ग्रोस मार्जिन 1.8% गिरा कोपरा प्राइसेस की वजह से, और एबिटा मार्जिन भी 2.1% गिर गया ईयर ऑन ईयर। टाटा कंज्यूमर का प्रोडक्ट्स ईयर ऑन ईयर 17% बढ़ा, इसमें से सिर्फ 9% ऑर्गेनिक ग्रोथ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में रेवेन्यू 5.4% बढ़ा। एक्विजिशन के लिए एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी का पैट ईयर ऑन ईयर 11% गिरा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.6% गिरा। ग्रोस मार्जिन ईयर ऑन ईयर 2.73% गिर गया और ऑपरेटिंग मार्जिन 2.34% कम हुए टी प्राइसेस की वजह से। कंपनीज के रिजल्ट्स के बाद इस सेक्टर के कुछ की टेकअवेज ये हैं। कंजम्पशन कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। अर्बन डिमांड वीक है और कंपनीज जैसे एचयूएल और नेस्ले ने इस ट्रेंड को हाईलाइट किया है। वहीं रूरल फोकस कंपनी जैसे डाबर ने बेहतर परफॉर्म किया। प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड स्ट्रांग है। अर्बन स्लोडाउन के बावजूद प्रीमियम प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है। एचयूएल जैसे कंपनीज मिनिमलिस्ट जैसे प्रीमियम ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, पर टाटा कंज्यूमर में लोग प्रीमियम टी से शिफ्ट कर रहे हैं मास मार्केट प्रोडक्ट्स की तरफ। छोटे पैक्स की डिमांड बढ़ी है। हाई इन्फ्लेशन की वजह से लोग छोटे पैक्स ज्यादा खरीद रहे हैं। डाबर ने बताया कि लोग 1 लीटर जूस की जगह 200 ml पैक्स ले रहे हैं। नेस्ले के 14 रुपीज मैगी पैक्स भी ज्यादा सेल हो रहे हैं। मार्जिन्स पर इन्फ्लेशन का असर दिख रहा है।
रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस ने प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट किया है। जैसे दूध में 20% प्राइस जंप हुआ है 2020 से, और कोको के दाम डबल हो गए हैं 2016 से। कंपनीज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और सिलेक्टिव प्राइस हाइक्स के थ्रू कोप कर रही हैं। ई कॉमर्स का ग्रोथ बहुत तेज है। नेस्ले ने ई कॉमर्स सेल्स में 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा, और मारिको के लिए ये ग्रोथ 50% तक पहुंच गया। डिजिटल फर्स्ट ब्रांड जैसे मारिको का बियर्डो और एचयूएल का मिनिमलिस्ट भी पॉपुलर हो रहे हैं। ये स्नैपशॉट बताता है कि एफएमसीजी सेक्टर में डिमांड, कॉस्ट प्रेशर और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। अगले कुछ क्वार्टर्स में ये ट्रेंड्स और क्लियर होंगे, स्पेशली अर्बन कंजम्पशन के रिवाइवल और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के बेसिस पर। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। सितंबर 2024 में इंडियन टैक्स अथॉरिटीज ने वोक्सवैगन को एक बड़ा टैक्स नोटिस भेजा, वो भी $1.4 बिलियन का। उनका इल्जाम है कि वोक्सवैगन ने सालों तक इंपोर्ट टैक्सेस कम दी। वोक्सवैगन का बिजनेस मॉडल ये है कि वो कार के पार्ट्स अलग अलग इंपोर्ट करता है, फिर इंडिया में उन्हें असेंबल करके बेचता है। इंडियन अथॉरिटीज का कहना है कि वोक्सवैगन ने एक स्मार्ट तरीके से ज्यादा टैक्स देने से बचा। नॉर्मली अगर कोई कंपनी अपने कार्स को सीकेडी या कंप्लीटली नॉकडाउन फॉर्म में इंपोर्ट करता है, जिसमें कार के सारे पार्ट्स डिसअसेंबल्ड होते हैं, तो उस पे 30 to 35% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। ये टैक्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि सीकेडी यूनिट्स में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कम होती है और गवर्नमेंट चाहता है कि कंपनीज इंडिया में ही ज्यादा प्रोडक्शन करें। लेकिन अगर कंपनीज अलग अलग कार पार्ट्स जैसे इंजन्स, एक्सल्स और बॉडी पैनल्स को सेपरेटली इंपोर्ट करते हैं, तो उन पे बस 5 to 15% का टैक्स लगता है। अथॉरिटीज का कहना है कि वोक्सवैगन ने जानबूझकर अपने शिपमेंट्स को डिवाइड किया ताकि ये लगे कि वो अलग अलग पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि असल में वो सीकेडी यूनिट्स ही ला रहा था। उनका इल्जाम है कि 700 से 1500 पार्ट्स पर कार अलग अलग बैचेस में इंपोर्ट किए जा रहे थे ताकि ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। वोक्सवैगन कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो कभी भी फुल कार किट्स इंपोर्ट नहीं करते। वो पार्ट्स अलग अलग इंपोर्ट करते हैं लॉजिस्टिक्स रीजन की वजह से, टैक्स बचाने के लिए नहीं। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। सोचिए, आप अमेजोन से एक चेयर खरीदते हो जो डिसअसेंबल फॉर्म में आता है। ये है एक सीकेडी यूनिट जिसमें ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन अगर तुम चेयर के पार्ट्स अलग अलग दिनों में ऑर्डर करो, जैसे सीट एक दिन, बैक सीट दूसरे दिन और लेग्स तीसरे दिन, तब ये अलग अलग पार्ट्स के ऑर्डर्स माने जाएंगे, ना कि एक चेयर का। वोक्सवैगन का कहना है कि उन्होंने 2011 में ही इंडियन गवर्नमेंट को अपने पार्ट बाय पार्ट इंपोर्ट स्ट्रैटेजी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, और तब अथॉरिटीज ने बोला था कि ये बिल्कुल लीगल है। अब अचानक से गवर्नमेंट का स्टांस बदल गया है और वो इसी सिस्टम को इलीगल बोल रही है। वोक्सवैगन का मानना है कि ये सडन टैक्स डिमांड इंडिया के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इमेज के लिए एक बड़ा झटका है। उनका कहना है कि अगर ऐसे टैक्स सरप्राइजेस आते रहेंगे तो ग्लोबल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराएंगे। वोक्सवैगन का इंडिया में काफी बड़ा स्टेक है। वो इंडिया में स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंडर काम करता है, जिसमें वोक्सवैगन, स्कोडा, ऑडी, पोर्शे और लैम्बोर्गिनी जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। उन्होंने 1 बिलियन यूरोज इन्वेस्ट किया है इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट में, जिसमें टाइगन और कुशैक जैसे मॉडल्स डिजाइन किए गए हैं स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए। 2023-24 में उनका रेवेन्यू $2.19 बिलियन था, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ $11 मिलियन का हुआ। अब इस टैग रेगुलेशन के चेंज के साथ इंडिया में उनका फ्यूचर खतरे में है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। ये केस वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट जैसा है। 2007 में वोडाफोन ने एक इंडियन टेलीकॉम कंपनी में स्टेक लिया ऑफशोर डील के थ्रू। इंडिया ने वोडाफोन पर $2 बिलियन का कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया, जबकि डील इंडिया के बाहर हुई थी। वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट गया और जीत गया, लेकिन गवर्नमेंट ने रेट्रोएक्टिवली टैक्स लॉस बदल दिए ताकि वोडाफोन फिर भी टैक्स दे। इस मूव से ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंडिया पर ट्रस्ट हिल गया, लेकिन गवर्नमेंट को 2021 में ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ रिपील करना पड़ा। लेकिन वोडाफोन की फाइनेंशियल हेल्थ तब तक काफी डैमेज हो चुकी थी। ऑटोमोटिव सेक्टर में और भी इश्यूज हुए हैं। निसान का $770 मिलियन का टैक्स डिस्प्यूट था तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ। फोर्ड ने 2021 में इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए लॉसेस और रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से। टेस्ला ने भी अपने इंडिया एंट्री प्लान को डिले किया क्योंकि ईवीज पे हाई इंपोर्ट टैक्सेस है। वोक्सवैगन इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट ले गया है और हियरिंग है 5 फरवरी को। उनका गोल है कि ये टैक्स नोटिस रोक दिया जाए और उनका बिजनेस इंडिया में स्मूथली चले। लेकिन ये केस सिर्फ वोक्सवैगन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इम्पैक्ट इंडिया के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर भी पड़ेगा। क्या ये केस एक और वोडाफोन टाइप कंट्रोवर्सी बनेगा,
या फिर गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेगा जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करता है। ऐसे डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होते हैं, ये इंडिया की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना डिसाइड करेगा। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स या पीएमआई जनवरी 2025 में बढ़कर 57.7 हो गया, जो दिसंबर 2024 में 56.4 था। ये पिछले 6 महीनों का सबसे हाईएस्ट लेवल था। इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का रीजन है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में बड़ा सर्ज, जो कि लगभग 14 सालों में सबसे तेजी से बढ़ा है। और डोमेस्टिक ऑर्डर्स में भी जुलाई 2024 के बाद से सबसे फास्ट ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरा, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स या एबीडी, जो ऑफिसर्स चॉइस विस्की के लिए फेमस है, 2025 में 3 नए लग्जरी ब्रांड्स लॉन्च करने जा रहा है ताकि प्रीमियम अल्कोहल मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। फिलहाल लग्जरी स्पिरिट्स एबीडी की टोटल सेल्स वॉल्यूम का सिर्फ 3% है, लेकिन ये सेगमेंट इंडस्ट्री के टोटल प्रॉफिट्स में 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो बताता है कि इस कैटेगरी में हाई मार्जिन पोटेंशियल कितना ज्यादा है। फाइनली, इंडिया का एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री 2025 में 6.5% ग्रो कर सकता है, जिसका टोटल साइज 1.1 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचने का एस्टिमेट है। इस ग्रोथ को लीड करेगा डिजिटल एडवर्टाइजिंग, जो टोटल एड स्पेंड्स का 49% या 49,251 करोड़ रुपीस हिस्सा बनाएगा। वहीं टीवी एडवर्टाइजिंग का शेयर गिरकर 28% या 28,062 करोड़ रुपीस हो जाएगा और प्रिंट मीडिया का शेयर और भी कम होकर 17% या 17,529 करोड़ रुपीस तक आ जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।